तो आई होप आप समझ रहे होंगे। नाइन्टी परसेंट क्वेश्चंस किसके हैं और उनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जिस लाइन पे पहले चल रहे थे उसी लाइन पे, अगर पहले एक्स एक्सिस पे जा रहे थे कोलिजन के बाद भी एक्स पर ही जाएंगे, पहले वाई पर थे तो एक्स कोलिजन के बाद भी एक या दोनों ही कहाँ होंगे, एक्स पर दोनों ही कहाँ होंगे। इसका मतलब कोलिजन के बाद उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, मतलब लाइन ऑफ मोशन चेंज नहीं, लेकिन ऑब्लिक में चेंज हो। ये सीधे सीधे भी जा रहे थे, हो सकता है कोलिजन के बाद m1 किधर चला जाए, m1 इस दिशा में चला जाए विद स्पीड v1 और m2 इस दिशा में चला जाए विद स्पीड v2, ठीक है ना। तो कोलिजन ऑब्लिक होगा तो लाइन ऑफ मोशन सेम हो भी सकती है और नहीं भी रह सकती, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ फिक्स है कि लाइन ऑफ मोशन क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गई बात। चल दूसरी बात क्या है, देखो कोलिजन कहते हैं किसको, इसको थोड़ा सा समझते हैं होता कैसे है। इसके लिए मैं एक ग्राफ बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो दो बॉडीज़ थी, m1 किस स्पीड से चल रही है u, अरे बोलो, हाँ इस ग्राफ से समझ में आए। और m2 किस स्पीड से चल रही है, और ये तो एक बात कंफर्म है कि u1 इज ग्रेटर देन, सोचो ना सवाल कोलिजन का है तो ऑब्वियस ही बात है u1 की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और u2 की क्या होगी, कम होगी, तभी क्या कर पाएंगे। इसको कहते हैं अप्रोच, क्या बोलते हैं। अभी क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो m1 किसको अप्रोच कर रहा है, m2। अब क्या होता है देखो, अब यहाँ से कोलिजन की प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है। और जब कोलिजन स्टार्ट होती है तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, मुझे लिखना पड़ेगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू समय के साथ क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। यहाँ आकर के फाइनली दोनों बॉडीज़ क्या हो जाती हैं, कोलाइड कर जाती हैं। और यहाँ जब कोलिजन होता है तो कोलिजन का मतलब है यहाँ पे बॉडीज़ में मैक्सिमम क्या हो चुका होगा, डिफॉर्मेशन, इसको समझना पड़ेगा आपको। और जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो चुका होगा उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी होगी, मैक्सिमम। जब कोलिजन नहीं था तो तुम्हारे पास कौन सी एनर्जी थी, पहले के पास भी कौन थी, काइनेटिक, दूसरे के पास भी क्या थी। लेकिन जब कोलिजन स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट कैसे होता, देखो मान लो आप दो बॉल्स ले लो, है ना, और दोनों बॉल्स को अब एक दूसरे के पास लाना स्टार्ट करो। तो जब उनकी सरफेसेस टकराती है तो टक्कर के बाद अचानक से नहीं होता कि टक्कर हुई बॉल अलग हो गए, बहुत कम सेकंड के लिए ही ये प्रोसेस होती है, लेकिन होती है। होती क्या है, दोनों बॉल ही डिफॉर्म करेंगे। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जब उनकी सरफेसेस टकराएंगी तो वो अब पहले क्या होगी, डिफॉर्मेशन करेंगे। जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हो चुका होगा उसका मतलब क्या हो चुका है, कोलिजन हो चुका है, और उस डिफॉर्मेशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। कारण देखो क्या, पहले काइनेटिक थी, दोनों पास आ रहे थे, अचानक से कोलिजन हुआ, शेप में क्या आ गया, डिफॉर्मेशन। तो वो कहते जब शेप में डिफॉर्मेशन आया तो काइनेटिक का कुछ हिस्सा शेप को क्या करने में गया, डिफॉर्म करने में गया, और वही हिस्सा स्टोर हुआ पार्टिकल के पास एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो चुका होता उस समय जो स्टोरेज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, मैक्सिमम। अब क्या होगा, एक दूसरे से वो दूर जाएंगे। अब दूर जाएंगे तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी, पहली है वापस से शेप क्या हो जाए, रीगेन हो जाए। तो अगर वापस से शेप रीगेन हो गया तो बताओ सारी की सारी पोटेंशियल फिर से किस में कन्वर्ट हो गई, मतलब उस प्रोसेस में काइनेटिक में कहीं कोई लॉस। लेकिन अगर वो दूर होने लगे कोलिजन के बाद और शेप 100% रिफॉर्म ना कर पाए, वापस से बॉडी अपना शेप ना रिफॉर्म कर पाए, तो बोलो काइनेटिक का कुछ हिस्सा किस में रह गया, किस में रह गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। वो किसके पास रह गया, बॉडी के पास। तो बोलो क्या काइनेटिक कंजर्व रही क्या, तो ऐसी जगह पे काइनेटिक कंजर्व नहीं। तो दो ही तरह के क्वेश्चंस हैं, क्या काइनेटिक कंजर्वेशन है या नहीं। तो अगर 100% रीफॉर्मेशन है
तो काइनेटिक क्या होगी, कंजर्व। लेकिन एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या काइनेटिक कंजर्व रहेगी, नहीं, उसका कुछ हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। फिर से क्या होगा, अब बॉडीज फिर से क्या होंगी बेटा, हाँ, बॉडीज क्या होगी, फिर से रीफॉर्म हो जाएंगी और फाइनली एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, अलग, विद स्पीड m1 v1 एंड विद स्पीड m2 v2। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, ये आपका कोलिजन है। टाइम कितना लगता है, बहुत कम, लगभग 10⁻⁹ सेकेंड। तो ये टाइम बहुत कम है, -8 कर लो। बहुत ही कम समय में ये सब होता है, लेकिन होता है। तो इसी में डीफॉर्मेशन भी होता है और इसी में क्या होता है, रीफॉर्मेशन। तो यहाँ क्या हो रहा होगा, डीफॉर्मेशन, और यहाँ क्या रहा होगा, रीफॉर्मेशन। सोचो, जब रीफॉर्मेशन हो रहा होगा तो पोटेंशियल क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, क्योंकि जो स्टोर्ड हुआ था डीफॉर्म के शेप में वही वापस से किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक। और अगर 100% रिफॉर्म बॉडीज कर गई अपने शेप को, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे थी शेप को डिफॉर्म करने में, वो सारी की सारी वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो काइनेटिक पहले थी वही काइनेटिक बाद। लेकिन अगर 100% रीफॉर्मेशन नहीं हुआ तो कुछ हिस्सा किस में ट्रैप रह गया, पोटेंशियल एनर्जी में ही रह गया। अब वो कभी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे काइनेटिक कंजर्व नहीं होगी। यहाँ पे काइनेटिक क्या रहेगी, ज़्यादा, और यहाँ क्या रहेगी, कम, क्योंकि यहाँ से कुछ हिस्सा किस में कन्वर्ट हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है, बॉडीज पास आती हैं, फिर सरफेसेस टकराते हैं, फिर क्या होता है, शेप डिफॉर्म हो चुका होता है। जब शेप मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे होता है उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कहाँ होती है पोटेंशियल एनर्जी, बॉडीज़ के पास, m1 के पास और m2 के पास। अब वापस एक दूसरे से क्या होंगे, वो दूर जाना स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है शेप वापस से फिर से बनने लगे। और अगर शेप वापस से फिर से क्रिएट होने लगा है तो फिर से पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। और अल्टीमेटली सारी की सारी पोटेंशियल जो कोलिजन के समय थी वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। तो अगर शेप रिफॉर्म है तो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन है, और अगर शेप रिफॉर्म नहीं हुआ है 100% तो काइनेटिक कंजर्वेशन नहीं होगा। उसका किस हिस्सा किस में होगा, पोटेंशियल। क्या बात क्लियर हो गई, स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे रीफॉर्मेशन ऑफ शेप है, यहाँ पे डीफॉर्मेशन ऑफ शेप। दूर जाने को रिसीड बोलते हैं ना, अरे दूर जाने को क्या बोलते हैं, रिसीडिंग है तो कहते हैं। चलो लिखो, कोई बात, हिंदी में लिख लो, अंग्रेजी नहीं लिख पाते। क्या करने लगे अब, दूर जाने, और यहाँ क्या था, यहाँ पास आ रहे थे। ये किसी, तो ये मैं समझे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है या कभी सवाल में है, ये सब कभी क्वेश्चन में नहीं है। कुछ लोग क्या होता है ना, इसी पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। हाँ, तो काम की बात है उसको भूल के याद कर लेंगे। ना, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या नहीं पढ़ना। मैं मास्टर हूँ, मैं तो समझा दूँगा, बट मैं ये भी समझा रहा हूँ, ये नहीं याद रखना है। इसको अप्रोच से किसी काम में नहीं मिलेगा तुमको। दूर जाना क्या है, डिफॉर्मेशन, हाँ ये पता, कोलिजन होगा तो डिफॉर्मेशन भी होगा और रिफॉर्मेशन, शेप का डिफॉर्मेशन और शेप का रिफॉर्मेशन। और अगर 100% शेप वापस से रिकवर हो गया है तो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, क्योंकि जब बॉडी शेप डिफॉर्म करती है तो काइनेटिक का एक कुछ हिस्सा पोटेंशियल में स्टोर होता है।
ठीक है भाई। अब फार्मूले पे आते हैं। कॉन्सेप्ट के नाम पे इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस एक बात है, अच्छा बॉडीज़ चल रही होगी, टक्कर कर जाएंगे, टक्कर के बाद बॉडीज़ की स्पीड क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी, आप स्पीड बता दो v1 और v2 बता दो, ठीक है। तो आपको वही फोकस भी करना है कि आफ्टर द कोलिजन व्हाट इज द वेलोसिटीज ऑफ v1 एंड v2, ठीक है भाई। चलो आते हैं अगली बात पे। द नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लिखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोलिजन की एक टर्म है, आपको बार बार मिलेगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर आपसे कहे कि ई की क्या वैल्यू होती है तो ई बराबर क्या होता है, लिखेंगे आप माइनस ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, तो ई बराबर मैं लिखूँगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस। सही है, अरे माइनस डाल दिया ना, तो प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। कुछ लोग कहेंगे ऊपर वाले पे डाल देते, अरे यार कहीं भी माइनस जा सकता है। देखो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या बोलते हैं, अपॉन ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कैसे देखो, ये टर्म क्या लिखा है, v2 माइनस, आपने ही कहा कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे से क्या होने लगेंगे, दूर, तो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और ये क्या है, अप्रोच, क्योंकि कोलिजन के पहले दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अप्रोच, और अप्रोच में u1 क्या होगा, ज़्यादा, और u2 क्या होगा, कम। तो कभी आपको लिखना हो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v2। v1 v2 क्या है, दोनों पार्टिकल्स की कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज, और u1 u2 क्या है, दोनों पार्टिकल्स की कोलिजन के पहले की वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी, क्योंकि मैंने किस टर्म्स में लिखा है, तो मेक श्योर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होने चाहिए। यहीं से एक नियम बनता है, तो बोलो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e इंटू u1 माइनस, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। This is called Newton's law of collision. क्या कभी हमें E निकालने के लिए आएगा, नहीं, हमेशा हम E की वैल्यू तुमको देंगे ऑलवेज। E की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, E इज लेस देन और इक्वल टू 0 टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। 0 तो नहीं होती है, हाँ 0 होती, ठीक। तो E की वैल्यू 1 या 1 के बराबर, 1 से कम, और 0 या 0 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम, मतलब E की वैल्यू कभी भी निगेटिव पॉसिबल नहीं। ई क्या बताता है, इसको थोड़ा सा समझ। ई बताता है, देखो जब कोलिजन हुआ तो क्या उस समय शेप या एनर्जी वापस से रिकवर्ड हुई या नहीं। अगर एनर्जी वापस से पूरी की पूरी रिकवर्ड हो गई है एज अ काइनेटिक एनर्जी, जो कि किस में कन्वर्ट हो रही थी, पोटेंशियल, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हुआ। और अगर
पूरी की पूरी पोटेंशियल कन्वर्ट नहीं हुई काइनेटिक में, तो ई की वैल्यू अब एक से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर बॉडीज कोलिजन के बाद क्या हो जाए, टकराने के बाद अलग ना हो बल्कि क्या हो जाए, स्टिक कर जाए, तो ई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ई की कितनी वैल्यूज है क्वेश्चंस के लिए, 3। ई बराबर 1, ई इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, और ई बराबर 0। जब ई बराबर 1 है दैट टर्म इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ई बराबर 1 से कम 0 से ज़्यादा है इन इलास्टिक कोलिजन, और ई बराबर 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ ई कोलिजन कितने तरह के हैं, 3 तरह के हैं। हमें पहला पढ़ना है, लिख लिया इसको, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। ये नहीं याद रखना है, लेकिन इसको क्या करना है, याद रखना है। इसको याद क्यों रखना है मैं समझा रहा हूँ, तो लिख लो, इसको याद रखना है। अभी आगे चल के ना सवाल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सवाल में एक सवाल इस तरह का है कि एक बॉल है, आपने उसको एच हाइट से ड्रॉप किया है, ग्राउंड से टकराती है, तो टक्कर के बाद क्या होगा, बॉल ज़मीन से टकराएगी फिर किधर आएगी, तो उन्हें क्या बताओ कितनी स्पीड से वापस आएगी। तो वहाँ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, न्यूटन्स लॉ, मतलब जहाँ पे बॉडीज मैसिव हो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, विच इज़ इक्वल टू V2 माइनस इज इक्वल टू ई इंटू U1 माइनस, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अरे सही है ना, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेक्टर फॉर्म है तो मेक श्योर डायरेक्शन इन्वॉल्व रहेगी, एक दिशा प्लस की होगी तो दूसरी माइनस की, ठीक है भाई। चलिए पहला नाम लिखिए, एंड दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ई बराबर 1। जब भी बोलेगा कि कोलिजन कैसा है बेटा, परफेक्टली इलास्टिक है, ई बराबर क्या रहेगा, 1 रहेगा। आइए कंजर्वेशन देखते हैं। पहला नियम लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। कोलिजन के पहले, कोलिजन के बाद। कारण क्या है, आप देखोगे पहले स्पीड U1 U2 थे, बाद में क्या हो गए V1 और, तो कहीं से कोई बाहर से फोर्स लगाया नहीं गया। नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे क्या है, 0, तो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हो। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ क्या लगा सकते हो, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस। इसका मतलब जो बॉडीज डिफॉर्म हुई है वापस से क्या हो जाएंगी, रीफॉर्म हो जाएंगे, अपने शेप को वापस से गेन कर ले। शेप गेन कर ले तो लॉस नहीं हुआ, शेप गेन ना कर पाए तो काइनेटिक का लॉस हो गया। तो वो गया कहाँ, शेप को डिफॉर्म करने में कुछ पोटेंशियल बॉडी पर क्या हुई, स्टोर। ठीक। थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये भी है, क्योंकि कहीं कोई लॉस नहीं है, टोटल एनर्जी क्या रही, मैकेनिकल कंजर्व, क्योंकि काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक। द थर्ड इस क्या अप्लाई कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ टोटल, ये तो रहता ही रहता है, तो ये अप्लाई कर सकते हो, ये अप्लाई कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, और ये भी कर सकते हो। ठीक है भाई, बोलो। तो कितनी इक्वेशंस तुम क्रिएट कर सकते हो इलास्टिक कोलिजन के लिए, आइए। पहली बॉडी का मास m1, स्पीड कितनी u1। दूसरी बॉडी का मास m2, स्पीड कितना u2। क्या हो गया, कोलिजन। कोलिजन के मास m1, स्पीड क्या हो गई v1, मास m2, स्पीड क्या हो गई v2। बंद कर ले भाई, गाने लगाना जरूरी थोड़ी है, अरे कोई सिंपल से रिंगटोन भी तो लगा सकता है। इसके लिए सबसे पहले क्या लिखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर कोलिजन के पहले मोमेंटम m1 मैंने किस टर्म्स में लिखा है, तो मेक श्योर डायरेक्शन याद रखना, प्लस
M2, कोलिजन के बाद M1, उसके बाद ये क्या अप्लाई हो गया, कंजर्वेशन ऑफ। अब क्या अप्लाई करना है, कोलिजन के पहले काइनेटिक बोलो, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। क्या यहाँ वेक्टर डाला है मैंने, काइनेटिक एनर्जी में कहीं वेक्टर का कोई रोल, अरे दिशा थोड़ी देखनी है। थर्ड क्या अप्लाई कर सकते हो, थर्ड अप्लाई कर सकते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E इंटू U1 माइनस। ये तीन ही रिजल्ट हैं तुम्हारे पास, इन तीनों से किसी भी सवाल का क्या दिया जा सकता है, बट हम इसको कभी यूज़ नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली क्या याद करेंगे, फॉर्मूला किसका, अरे किसका, V1 का और V2। अब एक सवाल किस चीज़ का है, समझ नहीं आ रहा है क्या, क्या होगा, कोलिजन के पहले स्पीड क्या होगी, U1 और U2, बाद में क्या होगी, क्या पूछेगा, V1 बता दो, V2। ये तो दो फार्मूले चाहिए और दोनों फार्मूले लिखता है। तो जब आप इनका यूज़ करेंगे तो आपको चकाचक दो फार्मूले मिलेंगे। पहले क्या मिलेगा, V1 लिखेंगे M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस क्या लिखेंगे 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू क्या लिखोगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ V। मैं कहता हूँ इसको याद रखना है, लोग याद ही नहीं रखते। अगर याद नहीं है तो कोई सवाल भी आप कोलिजन का तो नहीं कर पाएंगे। आप भूल जाइए कि ये लॉ लगा के आप कर लो, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जितने भी सवाल नीट में आए, जितने भी है, तुम टॉपिक की छोटी सी बात समझ लो, हर सारे सवाल फार्मूले पे बेस्ड आए। वो बोलेगा दो पार्टिकल्स थी, ये स्पीड थी, कोलाइड करे गए, कोलिजन के बाद स्पीड बताओ, ये निकालना पड़ेगा। कर लोगे ना, तो फार्मूला क्या बना, M1 माइनस और नीचे क्या है M1 प्लस M2 इंटू U1 में क्या लगा दिया है मैंने, तो डायरेक्शन जरूर देख लेना। और यहाँ भी क्या है, इसी का कॉपी कर दो, V2 बराबर क्या होगा, अरे कॉपी कर लो ना, दिख रहा है। हाँ, अगर ये V1 है तो V2 क्या होगा, तो उल्टा कर दो, इसी की कॉपी कर दो, जहाँ M1 है वहाँ तो M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू छाप लीजिए। और ये नहीं कहेंगे कि याद नहीं है, ये नहीं सोचेंगे आया कैसे, याद करना है आपको अगर कोलिजन के सवाल करने हैं तो। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E बराबर 1, हर लॉ क्या है इस पर एप्लीकेबल है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी का कोई लॉस, काइनेटिक का कोई लॉस नहीं हुआ। अरे समझ में आ गया, इसका मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये तो हर जगह क्या होगा एप्लीकेबल। अरे टोटल का थोड़ी लॉस कभी हो सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है।
तो V1 बराबर होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 इंटू U2, और V2 बराबर होगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U1। U1 और U2 क्या है? कोलिजन के पहले और दूसरे पार्टिकल्स की वेलोसिटी। तो याद रखना यहाँ पे मेक श्योर स्पीड विद क्या रखना, बोलो हाँ, वरना हर सवाल क्या करोगे गलत। वेलोसिटीज विद साइन होना चाहिए। साइन कैसे देखोगे? एक दिशा प्लस बोल देना, दूसरी दिशा माइनस बोल देना। समझ में आ गया? ये है तुम्हारा चैप्टर, इसमें है कुछ भी। फार्मूले देख लो, क्योंकि अभी सवाल लगवाना स्टार्ट करूँगा तो फार्मूले पे ही बात होगी। तो दिमाग में इतना तो बन गया होगा ना, पहले स्पीड क्या हुई U1 और U2, बाद में क्या हो गई कोलिजन के बाद क्या स्पीड है V1, और सवाल किस चीज़ का है V1 बता दो और V2 बता दो। बाकी तो रिलेशन V1 के साथ U1 का भी मिला, और तो इनमें से जो पूछा जाएगा वो फार्मूला लगा के क्या करेंगे, निकाल देंगे। लाइक V1 दे दूँ, U2 दे दूँ, क्या पूछ लूँ V1 दे दूँ, U2 दे दूँ, U1 पूछ लूँ, V1 दे दूँ, U2 दे दूँ, अरे V1 दे दूँ, U1 दे दूँ, क्या पूछ लूँ। तो तीन ही टर्म्स तो है, चार टर्म्स है V1 V2 U1, और 99% क्वेश्चंस में हम आपको U1 देंगे और U2 देंगे। क्या पूछेंगे V1 बता दो, और अब सवाल नीट में पूछेगा तो नीट में कोई एक वेलोसिटी पूछेगा, या पहले पार्टिकल की या दूसरे पार्टिकल। ऐसा तो नहीं है कि दोनों की निकलवाएगा तुमसे, किसी एक के निकलवाएगा। समझ में आ गया? चलो अब इसके केसेस देखते हैं, ये आपको थोड़े से समझने पड़ेगा। केस नंबर 1, इफ m1 इज इक्वल टू m2। केस नंबर 1 क्या है? m1 बराबर m2, और कोलिजन कैसा हो रहा है? क्योंकि हम किस में हैं, बोलो बेटा, हम किस टॉपिक में है? परफेक्टली इलास्टिक, E बराबर, तो मैं अब ये नहीं लिखूंगा क्योंकि हम पता ही क्या पढ़ रहे हैं, E बराबर 1 के लिए पढ़ रहे हैं। मासेस क्या है दोनों के? सेम। बहुत, इसका मतलब आप कह रहे हो ये मास कितने का है? m का, और इसकी स्पीड कितने की है? V1 की। और ये मास कितने का है? m का, और इसकी स्पीड क्या है? U2। अब हो गया क्या बेटा? कोलिजन। अब कोलिजन के बाद V1 बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? निकलो आओ m माइनस, पहला टर्म क्या हो गया? पहला टर्म क्या हो गया? 0। बचा क्या? 2m अपॉन इंटू, क्या मिला? V1 बराबर। सिमिलरली V2 बराबर, फिर से पहला डब्बा 0 हो गया। अरे बीच में प्लस है ना, तो पहला टर्म 0, दूसरा टर्म क्या बचा? 2m1 अपॉन m1 प्लस इंटू, तो यहाँ से V2 बराबर क्या दिख रहा है तुमको? अगर मासेस बराबर होते हैं तो वेलोसिटीज़ क्या होती है? एक्सचेंज हो जाती है। कोलिजन के पहले जो U2 होता है, कोलिजन के बाद वही V1 होता है। कोलिजन के पहले जो U1 होता है, कोलिजन के बाद वही V2 होता है। क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज एक्सचेंज होगा? डायरेक्शन वाइज भी वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है। मतलब जो पहले वेलोसिटी U2 की थी, कोलिजन के बाद वही वेलोसिटी किसकी होगी? V1 की होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? डायरेक्शन भी कॉपी होती है और मैग्नीट्यूड भी कॉपी। बात समझ में है? जैसे देखो m, ये जा रहे हैं कितने से?
3 मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या है m, ये भी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं कितने से 2 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के बाद बताओ ये पहले भाई साहब किधर जाएंगे, दूसरे भाई साहब किधर जाएंगे। मासेस क्या है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी एक्सेल। तो अब पहला कितने से जाएगा, अरे बोलना 2 मीटर, और दूसरा कितने से जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज मास m, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। मास m, वेलोसिटी कितना 5 मीटर पर सेकेंड। प्रिडिक्ट करो आफ्टर द कोलिजन क्या होगा। ये कितने से जा रहा होगा और दिशा क्या होगी, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट राइट। मतलब जो पहला पार्टिकल है वो किसकी डायरेक्शन कॉपी करेगा, दूसरे की, और दूसरा किसकी कॉपी करेगा। तो ये देखो कोलिजन के बाद अब m किस पे गया 5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा कितने से गया 3 मीटर पर सेकेंड। कर लेंगे हम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी एक्सचेंज। बनो हाँ, अरे मैंने 2 बातें बोली ना, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, है ना। लेकिन ये कब होगा, जब दोनों मासेस क्या हो, बराबर हो, और कोलिजन कैसा हो, परफेक्टली इलास्टिक हो। देखो चैप्टर में कुछ है वह नहीं, 10 मिनट का काम होता है हर चैप्टर में। मैंने आया, मैं बोलूँगा तुमसे क्या पूछेगा, V1 और V2 फार्मूले याद रख भाई, सवाल का है ना। फिजिक्स इतनी ही है। और मैं तुमको ऐसा ही पढ़ाऊँ टॉपिक वाइज कि तुम पता करो किस तरह के सवाल तुमको आते हैं। वो माया जाल वाली कहानी नहीं रहेगी। मास्टर जी आए आधे घंटे पहले क्या बोले, हाँ समझाते रहें, और हम बस क्या करते रहें, समझते रहें। वो सब नहीं, तुझे सवाल करना है भाई। आज सवाल ऐसे होता है, नीट क्रैक कर लो, समझाने का काम कहाँ करना। हाँ MBBS में जाके खूब अच्छे से समझिए, आर्टरीज कहाँ जा रही है, वेंस कहाँ जा रही है ना, नर्व कहाँ से निकल रही है, कहाँ से मुड़ रही है, किस हड्डी से निकल रही है, सब वहाँ पढ़िए। अभी इतना दिमाग मत लगाओ, अभी बस लगाओ ये टॉपिक है, इसमें सवाल किस तरह का आएगा, उसका ये फॉर्मूला। पंडित बनना नहीं है। तुम कहोगे कोई पूछ लेगा कुछ अंदर की बात, कह देना नहीं आता, जितना उतना ही आता जितना नीट क्या करता है तुमसे पूछता है। तो पहला केस है इलास्टिक में कि दोनों के मासेस अगर बराबर हो गए तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाए। जो U2 था वो किस क्या बन जाएगा V1, और जो U1 था वो क्या बन जाएगा V2। ठीक है, ये फार्मूले से लिखा है मैंने, आई होप तुम फार्मूला समझ पा रहे हो। पहले टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि पहले टर्म में क्या है M1 माइनस M2, या क्या है M2 माइनस, तो दोनों मासेस बराबर है तो पहला टर्म जीरो। तो दूसरा बचा 2M1 अपॉन M1 प्लस N2 इंटू U2, 2M1 M की जगह M1 की जगह M1 प्लस M2 2M इंटू U2। तो ये उड़ गया, V1 बराबर क्या है, तो फार्मूले से ही मैंने निकाला, लिख लिया भाई। तो कुछ लोग ना मैग्नीट्यूड तो एक्सचेंज कर देते हैं, डायरेक्शन क्या कर जाते हैं भूल जाते हैं। नहीं, दिशा भी कॉपी कर देना। पहला x पे जा रहा है तो दूसरा कोलिजन के बाद किधर जाएगा, x पर ही। ओके ओके, नेक्स्ट इज, इधर आइए, ये 3 बॉल्स हैं, तीनों के मासेस क्या है, क्या है ना, एक बॉल आ रही है m से विद स्पीड, ये रेस्ट पर है तीनों, ये तीनों किस पर है
और ये मोशन में विद स्पीड। अब क्या हो गया, बोलो कोलिजन के बाद क्या होगा? 3 रेस्ट पे अभी भी रहेगी और एक क्या होगी, भागी। इसका मतलब क्या होगा, ये अब m, देखो जब u से टकराएगा m तो अपना मोमेंटम किसको ट्रांसफ़र करेगा, पहले को। पहला किसको ट्रांसफ़र करेगा, दूसरा तीसरे को। तो सोचो जब m पहले से टकराएगा तो ये किस में आ जाएगा, ये कितने से भागेगा, फिर ये किसको देगा, फिर इसको देगा। इसका मतलब थर्ड वाला कितने से जाएगा, u से, बाकी 3 किस पर आ जाएंगे। अरे क्लियर हो गया। तो अगर कोई रेस्ट पर है तो पहला आएगा टकराएगा, बाकी सब रेस्ट पे रहेंगे, सिर्फ एक क्या होगा, 2 आके कोलाइड कर जाएं तो 2 आके इससे कोलाइड कर जाएं तो 2 चले जाएंगे और बाकी 3 किस पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक से भी बना लेना। m आया है विद स्पीड u, दूसरा m किस पर है, रेस्ट पर। क्या हो गया, कोलिजन। पहला किस पे आ गया, रेस्ट पर, और दूसरा कितने से भागेगा, u से चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी एक्सचेंज। कब, जब कोलिजन इलास्टिक होगा और दोनों पार्टिकल के मासेस क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। ठीक है भाई, चलिए। केस समझ में आ गया। दूसरे केस पे आते हैं। द सेकेंड इज इफ वन बॉडी इज मैसिव। बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, सवाल भी इसी पर आते हैं। मैसिव का मतलब एक बॉडी का मास दूसरे बॉडी से बहुत क्या है, ज़्यादा। हम हमेशा किसको मैसिव मानेंगे, m2। m2 का मास बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू। समझ में आ रहा है, m2 का मास बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू। तुम ऐसे फील कर सकते हो जैसे ट्रक और साइकिल। तो अगर ट्रक साइकिल कोलिजन हो रहा हो तो किसका मास ज़्यादा होगा, ट्रक का, और साइकिल का बहुत कम। तो ये वाली सी। इसमें एक पहला केस आता है, स्मॉलर बॉडी कितने से चल रही है, उसका मास कितना है m1, और वो कितने से आ रही है, और मैसिव बॉडी किस पर है, रेस्ट पर। मैसिव बॉडी किस पर है, अब ये आएगा लाइटर पार्टिकल आएगा, मैसिव बॉडी से क्या हो जाएगा, टक्कर। हम ये चाहते हैं टक्कर के बाद वेलोसिटीज बता दें। v1 बराबर क्या था, सही है। लाइटर पार्टिकल की इनिशियल स्पीड क्या थी कोलिजन के पहले, v1 कोलिजन के बाद निकालो, u2 क्या हो गया, अरे वो रेस्ट पर था ना, m1 माइनस, तो m1 तो कम है और m2 क्या है ज़्यादा, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ माइनस m2। अरे बोलना, और नीचे m1 प्लस m2 है, m1 कम है m2 क्या है ज़्यादा है, तो नीचे क्या बचेगा
m2 into u1। बोलो m2 से m2 क्या हो गया, कैंसिल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1? हाँ, ये है रिजल्ट तुम्हारा। द v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, व्हाट इज द माइनस ऑफ v1? क्या बोल रहा है तुमको, क्या बता? सेम स्पीड से टक्कर के बाद भी जाएगा, लेकिन तो क्या होगा, भाई साहब आएंगे, भाई साहब क्या होंगे, टकराएंगे, टकरा के रिबाउंड हो जाएंगे। और रिबाउंड किस स्पीड से होंगे, जितने से आए थे उतने से ही चले जाए। मैसिव बॉडी में क्या क्या अज्यूम करोगे, जैसे कि तुम्हारी क्या है, दीवार, ऐसे ही तो होता है, आया यू से फेंका था, टकराया और यू से क्या हो गया। जैसे कि ग्राउंड, ग्राउंड भी क्या है तुम्हारे लिए, मैसिव। जैसे कि लिफ्ट, समझ में आ रहा है, ये सब क्या कंसिडर होते हैं, मैसिव। दूसरे भाई साहब पे क्या प्रभाव आएगा, आप फार्मूले से निकालें ना, बोलो क्या लिखोगे, m2 माइनस m1 प्लस इंटू u2 प्लस अपॉन इंटू ये क्या है, और एज कंपेयर टू m1, m2 की वैल्यू बहुत क्या है, अरे बोलो ना, बोलो बेटा, ज़्यादा, तो बोलो ये भी किस पे रहेगा, अरे ये जीरो थोड़ी होगा, रुक जाओ मैं सही करा। ये टर्म क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया। नेगलेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि m1 बहुत कम है और m2 बहुत क्या है, तो ये ख़त्म हो गया। आओ, यहाँ ऊपर क्या बचा, m2, नीचे भी क्या बचा, m2, और क्या बचा, तो v2 बराबर, इसका मतलब v2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, v2 बराबर u2। अब है समझ में आ रहा है, u2 बराबर क्या था, 0, तो बाद में भी ये किस पर रहेगा, तो ये m1 तो कितने से वापस जा रहे होंगे, u1 से, लेकिन m2 किस पर होगा, अब भी किस पर होगा। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब अगर मैसिव बॉडी रेस्ट पर है तो लाइटर पार्टिकल आएगा, टकराएगा और सेम स्पीड से क्या होगा, रीबाउंड कर जाएगा। जबकि दूसरी मैसिव बॉडी पर कोई प्रभाव, वो रेस्ट पर पहले था, बाद में भी रेस्ट पर ही छाप। तुम चाहो तो फार्मूला साइड में लिख लो और रिजल्ट लिखते चलो बस, है ना। तो यहाँ लिख लेना, लाइटर बॉडी क्या करेगी, रीबाउंड करेगी। ये भी लिख लेना, मैसिव में कौन कौन आता है, वॉल आती है आपकी, और कौन आता है, ग्राउंड आता है, और कौन आता है, लिफ्ट। ये सब मैसिव होते हैं। वॉल, ग्राउंड, लिफ्ट। ये नेचर ऑफ सवाल है, इसीलिए मैं वो लिखवा रहा हूँ। सवाल में या तो वॉल बोलेगा, या तो क्या बोलेगा, ग्राउंड बोलेगा, या तो क्या बोलेगा, लिफ्ट बोलेगा। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से नोट्स बनवा रहा हूँ। लिख लिया भाई।
तो पहला केस है मैसिव बॉडी रेस्ट पे होगी तो लाइटर पार्टिकल आएगा, टकराएगा, टकरा के क्या हो जाएगा, रीबाउंड हो जाएगा, और जो मैसिव पार्टिकल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द सेकेंड इज, हम अब ये कह रहे हैं कि लाइटर पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पर, और आ कौन रहा है, m2r विद स्पीड e2। अब क्या हो, अब कोलिजन हो, अब मैसिव बॉडी मोशन में है और लाइटर पार्टिकल, ये ऐसा ही है, मैं बीच सड़क पे खड़ा हो गया, ट्रक आ रही है, बोलो क्या होगा, तुम कॉमन सेंस लगाओ, नहीं मेरे मरने का मत सोचो, मेरे मोशन का सोचो, क्या होगा। अच्छा, ट्रक के मोशन पे, एक मिनट, ट्रक के मोशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी नहीं, वो जैसे आ रही थी वैसे मेरे, क्या मैं उड़ गया, मतलब इसका मतलब मैं रेस्ट पे था लेकिन बाद में मैं मोशन में आया, और जबकि ट्रक के मोशन में कोई प्रभाव, तो मैं बिना फिजिक्स लगाए बोल सकता हूँ m2 तो जिस स्पीड से थी कोलिजन के बाद भी m2 की स्पीड में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कितने से जा रही होगी, प्रभाव किस पर पड़ेगा, m1 भाई साहब उड़ेंगे कितने से, 2 क्या, 2u2 से। कैसे उड़ेंगे देख लो, आपको v1 चाहिए, अबे v1 चाहिए ना, क्या लिखेगा फार्मूला, मैं इतना बड़ा पगलेट आदमी, रुको मैं इस फार्मूले को ना एक जगह लिख लेना चाहता हूँ ताकि बार बार, हाँ यार लिखना पड़ता है बार बार। v1 बराबर क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन, रट लो, कुछ लोग बड़ी पंडिताई दिखाते हैं, मैं समझ लूँगा, तू समझ ले, फिजिक्स का एक भी सवाल तेरे से होगा तो भाई याद कर लो कि इस फार्मूले पे सवाल लगाना है ना। आओ, मुझे v1 चाहिए इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में। आई थिंक पहले टर्म से क्या बचा, रुक जा भाई, पहले टर्म से कुछ भी नहीं बचा, पहला टर्म क्या हो गया, अरे क्योंकि बेटा एक इस पर था, द लाइटर पार्टिकल इज इन रेस्ट, तो u1 हो गया 0, ऊपर क्या मिला 2m2, नीचे क्या मिला m2, बचा क्या, अरे पागल हो गया, 2m2 अपॉन m2 इंटू m2 से m2 क्या हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1, वही तो लिखा है 2u2। इसका मतलब अगर ट्रक ने साइकिल सवार को मारा जो कि रेस्ट पर था, तो साइकिल सवार कितने से जाएगा, 2u2। तो अगर ट्रक 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी तो उड़ेगी, 160 से उड़ जाएगा, जबकि ट्रक की स्पीड पर कोई प्रभाव। इसका मतलब अगर एक कार 40 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, तुमको टक्कर मारेगी, तुम तो, दिक्कत ये है तुम 80 से जाओगे, और जब 80 से जाके गिरोगे तो सर हाथ पैर अब तो डॉक्टर बनने वाले हो, ब्लड तो अंदर ही बहता है, बाहर भी क्या होगा। चल, नहीं लोग डर रहे होते हैं ना ब्लड सोच के, डरना नहीं है। आप क्या बनने चल रहे हैं, डॉक्टर। वो तो डॉक्टर का गहना है कि कपड़े पे क्या लगे होते हैं, ब्लड के छींटे होते हैं, हाथों पे भी लगे हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको घिन भी नहीं आती, अरे ब्लड लग गया तो लग गया, है तो A+B+ ही ना। लिखो तो भाई साहब दोगुनी स्पीड से भागेंगे, तो यार कभी ट्रक व्रक से मत टकरा जाना। इसीलिए कहते हैं जब भी गाड़ी चलाओ कैसे चलाओ, स्लो चलाओ, आराम से चलाओ। आप कहोगे नहीं मैं बहुत अच्छा बढ़िया चलाता हूँ, कट मारता हूँ, 5 साल तू कट मार के जिंदा रहेगा, लेकिन एक दिन तेरा खराब होगा और उसी कट में तो क्या होगा, कट लेगा। प्रॉब्लम इज
कि ना 5 साल तक बहुत बढ़िया चला, फुल स्पीड में कट मारते रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शायद उस दिन तुम्हारा दिन नहीं था, तुम भिड़ गए, तो सारा कट क्या हुआ, खत्म। तो कहा यह था कि तुम अच्छे खराब ड्राइवर से मतलब नहीं है, क्योंकि दिन कभी कभी सही नहीं होता, तो गाड़ी स्लो चलाना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जितने लोग तेज़ गाड़ी चलाते हैं, आज नहीं तो कल गारंटी है भिड़ेंगे, और एक बार हाथ पैर टूट गया तो हाथ जो अभी सीधा है वो फिर ऐसे हो जाएगा। तुमने देखा होगा बहुत लोग ऐसे करके चल रहे होते हैं, अरे देखा है कि नहीं, वो हाथ क्या हो चुका होता है, उनका टूट चुका होता है, तो ऐसे हो जाता है। अब तुम ऐसे चलना चाहते हो, 6 महीने बेड पे लेटना चाहते हो, ठीक है, फिर चलाओ तेज, है ना। मैं तो बाइक चलाता हूँ, कुत्ता उत्ता देख लेता हूँ ना, गाड़ी रोक लेता हूँ अपने, पहले कुत्ता क्या हो जाए, भाई तू जा, फिर मैं आराम से। वो लोग कुत्ते को कट मार रहे होते हैं, गलती भी मत करना, टच करोगे ना जैसे उससे, तुम रुक नहीं सकते, सीधा क्या करोगे, गिरोगे, तुरंत गिरोगे। मैंने भी ये गाँव में, भैया किससे टकरा गए, किससे, कुत्ता आ गया था। बहुत लचीले होते हैं, ज़्यादातर केस में बच जाते हैं क्योंकि वो बड़े लचीले होते हैं, और कभी कभी वो भी बेचारे घायल हो जाते हैं। तो समझ में आ गया। तो अगर ट्रक साइकिल सवार को मारेगा तो साइकिल सवार ट्रक की 2 गुना स्पीड से चला जाएगा आगे, जबकि ट्रक की स्पीड पर कोई प्रभाव, केस सारे खत्म होंगे। अब तो फिर निकालेगा ना, अब स्कूटी मैसिव थोड़ी रही, नहीं, अब ये ज्ञान नहीं बने, ये ज्ञान एप्लीकेबल फॉर ट्रक एंड साइकिल, स्कूटी और साइकिल। तू स्कूटी से 40 से आ रहा है, साइकिल को भिड़ा दे, साइकिल वाला ढीलेगा भी नहीं, बस क्या होगा, गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं। तो तेरी स्कूटी ट्रक नहीं हो सकती, है ना, तो भी गिर जाएगा, वो भी गिर जाएगा। चलो अगली बात पे आते हैं। तो अब तक मैंने आपको कितनी बातें समझाई हैं, 3। मासेस बराबर हो गए, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। एक मैसिव होगा, तो केस नंबर 1 मैसिव रेस्ट पर है, लाइटर आ रहा है, लाइटर वापस से रिबाउंड। केस नंबर 2 लाइटर रेस्ट पे है, मैसिव आ रहा है, तो लाइटर 2 गुना स्पीड से जाएगा और मैसिव बॉडी की वेलोसिटी में कोई प्रभाव नहीं। आइए एनर्जी के बारे में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। मान लो एक का मास कितना है, m1 विद स्पीड u, डायरेक्शन नहीं बना, विद स्पीड। दूसरे का मास कितना है भाई, m2, और ये किस पर है, ये रेस्ट पर। सवाल बहुत अच्छे से समझ, क्या हो गया बेटा, कोलिजन के बाद m1 की स्पीड हो गई v1 और m2 की हो गई v2। तो ये कह देना कि यार m1 जीरो हो जाएगा क्योंकि मासेस बराबर, अरे मासेस बराबर, तो सवाल का नेचर से 2 मासेस होंगे m1 और m2। कोलिजन कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक, E बराबर 1, एक की स्पीड क्या है u1 और दूसरा किस पर है। आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, m2 की स्पीड क्या हो गई v2 और m1 की क्या हो गई v1। मुझे बताओ बिफोर द कोलिजन दूसरे मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, अरे 0 ही तो थी, बाद में कितनी हो गई, हाफ m2 v2 स्क्वायर। कहाँ से आई, कॉमन सेंस से गधे, पहले वाले ने दूसरे को क्या किया, ट्रांसफ़र किया। पहले वाले ने अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा किसको ट्रांसफ़र किया, तो दूसरा कितने से गया, क्योंकि अब पहले की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, कम, तब वो किससे से जा रहा है। मैं कसम खा के कहता हूँ v1 की वैल्यू v1 से क्या होनी चाहिए, कम होगी। तो यहाँ ट्रांसफ़र पार्ट निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, ट्रांसफ़र पार्ट, कि m1 ने अपनी काइनेटिक एनर्जी का कितना ऊर्जा m2 को ट्रांसफ़र किया। बात क्लियर हुई, केस बनाओ। 3 बार ये सवाल पूछा गया, केस बनाइए। इलास्टिक कोलिजन, मासेस क्या होंगे m1 और m2, एक किस पर रहेगा, रेस्ट पर। बनाइए बेटा।
हाँ हाँ, ये एनर्जी के लिए है, ट्रांसफर पार्ट निकालना है। दोनों बातें एक ही है। कितना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है पहला दूसरे को, या कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है पहले से। दोनों की बात क्या है, क्योंकि जितना ये लॉस करेगा उतना ही क्या कर रहा होगा, ट्रांसफर कर रहा होगा। अरे बात क्लियर हो गया। आइए, तो डेल्टा K1 अपॉन K टोटल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉस। अरे K1 का लॉस निकाल रहे हैं ना, तो K1 में काइनेटिक का चेंज अपॉन K टोटल। K1 में काइनेटिक का चेंज, बोलो बेटा क्या लिखोगे, K फाइनल माइनस, सही है, K इनिशियल अपॉन क्या लिखोगे, K टोटल। फार्मूला चिपकाइए फटाफट। K फाइनल कितना, हाफ M1 V1 स्क्वायर, K इनिशियल हाफ M1 U1 स्क्वायर अपॉन K टोटल। इनिशियल किसके पास थी, बोलो बेटा किसके पास थी, M1 के पास। कितनी थी, हाफ M1। हम लॉस निकाल रहे हैं ना, तो लॉस हमेशा क्या होता है, इनिशियल या फाइनल, या फाइनल इनिशियल, इनिशियल माइनस, सही करो फॉर्म, K इनिशियल माइनस K फाइनल अपॉन K टोटल। K इनिशियल हाफ M U1 स्क्वायर, K फाइनल हाफ M V1 स्क्वायर, K टोटल किसके पास थी, हाफ M V1 स्क्वायर। वो भी लिख सकते, वो भी लिख सकते, लेकिन मैं किसके टर्म्स में लिख रहा हूँ, क्योंकि हाफ M U1 स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2, क्योंकि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी किसके पास, और वही M1 बटा है, वही M1 की काइनेटिक बनती है अब M1 में, और तो दोनों बातें लिख सकते। तो बोलो यहाँ से क्या है, डेल्टा K अपॉन K टोटल, बोलो बेटा U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन, यहाँ से कुछ कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 माइनस ब्रैकेट में V1 बाई U1 का होल स्क्वायर। अरे यार, सही। अब मैं फार्मूले से क्या निकाल देता हूँ, V1 बाई U1। अब ये निकाल दूंगा तो आंसर फार्मूले में मिल जाएगा अपने, और निकालते हैं। V1 बराबर क्या लिखा है आपने, बोलो V1 बराबर क्या होगा, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस क्या होगा, 0। अरे 0 क्यों होगा, दूसरा किस पर है बेटा, बेस्ट पे। तो बोलो यहाँ से V1 बाई U1 क्या आ गया, बोलो M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, चिपका दो यहाँ से। थोड़ा सा ड्राइव करने में फार्मूला बड़ा बनता है लेकिन आसान हो।
बोलो बेटा, 1 माइनस डब्बे के अंदर क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का सॉल्व कर लेना, चकाचक एक फार्मूला निकल के आएगा, डेल्टा के अपॉन के टोटल इज इक्वल टू 4 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। जितना बढ़िया याद रखोगे उतनी आसानी से सवाल करोगे। पहले पार्टिकल ने कितनी ऊर्जा ट्रांसफ़र की दूसरे को, फार्मूला क्या होगा, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। या दूसरा सवाल है इसी का कि पहले पार्टिकल से काइनेटिक का कितना लॉस हुआ है। दोनों का आंसर परसेंटेज पूछे तो 100 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। अरे ठीक है, अच्छा अब चाहे इसका फार्मूला लिख लो टॉपिक डाल के, या तुम ऐसे ही रहने। अभी रिसेंटली नीट में सवाल आया होगा, है ना, तो ये हमारे लिए बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट। और इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो ध्यान रखना अच्छे से। पहली सारी ऊर्जा किसके पास थी, m1 के पास। m1 ने किसको ट्रांसफ़र किया, तो m1 का कुछ क्या हो गया, कम। तो सवाल है पहले ने दूसरे को कितना ट्रांसफ़र किया, या पहले से कितना लॉस हुआ। तो जितना ट्रांसफ़र करेगा उतना ही लॉस होगा। दोनों का आंसर क्या है, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अगर परसेंटेज पूछेगा तो 100 से क्या कर देना, ये फ्रैक्शनल लॉस है या फ्रैक्शनल ट्रांसफ़र, ठीक है भाई। आप टेस्ट दोगे, आप देखो इस फार्मूले की इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये हमारे किसी काम का, ये तो जो आप पढ़ रहे हो ना, ये क्या पढ़ रहे हो, इस फार्मूले की डेरिवेशन। सवाल कभी इस पे नहीं आएगा, मैथ लगा सवाल आएगा, बता पहले ने दूसरे को कितना ट्रांसफ़र किया, या पहले से कितना लॉस हुआ। सवाल का नेचर समझ में आ रहा है, तो आपको इस पे नहीं फोकस करना। आधी से ज़्यादा जनसंख्या फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ पाती, क्योंकि उनका फोकस ये फार्मूला नहीं होता। वो जब घर जाके पढ़ते हैं ना, यकीन मानो कभी इस पे ध्यान नहीं देंगे, और सारा फोकस ये कैसे आ रहा है इस पे ज़्यादा फोकस होता है, ये आया कैसे। मैंने भी यही किया है, 2 साल 3 साल मैंने भी यही किया, ये आया कैसे, ये ऐसे आया। 15 मिनट समझ के तू याद भी कर ले, तेरे किसी काम का ये, इसका यार मतलब अगर तुम 15 मिनट पढ़ने के बाद तुम इस प्रोसेस को रट लिए, तुम बेकार कर दिए क्या आपने 15। और जो स्टोरेज है उसको भी क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो, क्योंकि वो कभी कभी तुम्हारे काम नहीं है, तुम्हारे काम का ही। तुम सारा फोकस इस पे डाल दिए, उससे क्या हुआ, तुम्हें ये भी याद नहीं रहेगा। 100 बच्चों को पढ़ा दो, 99 को फार्मूला याद नहीं होता, क्योंकि फोकस किस पे रहता है, ये कैसे यार, अरे ये है ख़त्म। सारी ऊर्जा किसके पास है, m1 के पास, क्योंकि ये किस पर है, फिर m1 किससे टकरा गया, तो कुछ हिस्सा क्या किया उसने, ट्रांसफ़र किया। कितना किया, 4m1 m2 m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब पहले ने कुछ लॉस किया, कितना लॉस किया, तो पहले ने कुछ लॉस कर दिया, तो पहले के पास कुछ क्या हो गया, बच गया ना। रिमेन्स कितना रहा, निकालो जरा तो। रिमेन्स पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना बच गई उसके पास, कितना ट्रांसफ़र किया बता दिए, बच कितना गई वो बताओ। तो बच गई में डेल्टा के लाओगे, अपॉन क्या लाओगे, बच गई में डेल्टा के नहीं आता, बच गई में क्या आता है, के फाइनल अपॉन के टोटल। के फाइनल कितना है, हाफ m1 होल स्क्वायर, और इनिशियल टोटल कितना था, हाफ m1। बोलो कितना आ गया यहाँ से, v1 अपॉन u1 का अभी तुमने सॉल्व किया था, v1 अपॉन u1
m1 माइनस m2 का, दिस इज द रिमेन पार्ट। पहले के पास कितना बची, m1 माइनस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये है सवाल, दो सवाल, कितना ट्रांसफर हुआ है और कितना बच गया, और केस एक ही है। दूसरा पार्टिकल किस पर रहेगा, ऑलवेज रेस्ट पर। नीट में भी सवाल बनेगा तो क्या बना के देगा, दूसरा रेस्ट पे रहे। इतना स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया बांधा गया क्वेश्चंस की। This is all about perfectly elastic collision। इतना ही। 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस किससे आएंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन से, और 10% सवाल आएंगे ऑब्लिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, है ना। ये था तुम्हारा पहला टॉपिक। है कुछ भी नहीं, V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे, 3 केसेस बताए गए हैं और एनर्जी के 2 फॉर्मूला। एनर्जी का पहला फार्मूला है कि कितना पार्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, और दूसरा फार्मूला है कि कितना पार्ट बच रहा है। टोटल का कितना बच गया और कितना चला गया, 4m1 m2 m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये चला गया, किसको चला गया, m2 को चला गया। और m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर क्या है, कितना फ्रैक्शन पहले को बचा हुआ। ठीक है भाई, अरे क्लियर है ना। सवाल लिखो पहले। हाँ, दोनों को जोड़ देगा, टोटल। अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ से क्यों तुम ला रहे हो यार। टोटल क्या है तुम्हारे पास, पूरे सवाल में टोटल कितना है, पागल हो तुम। हाफ m1 का u1 स्क्वायर, यही तो टोटल है। और यही टोटल कोलिजन के बाद किस में बढ़ गया, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यही तो है ना, क्योंकि सारी ऊर्जा किसके पास है भाई, पहले के पास। और वही पहले के पास की ऊर्जा बटेगी, कुछ हिस्सा पहले को मिल जाएगा और कुछ हिस्सा। कितना ट्रांसफर हुआ है, 4m1 m2 m1 प्लस m2 का, कितना बच गई है, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ओके, चल क्वेश्चन लिखिए, सवाल लिखिए। डायरेक्शन का ध्यान देना है, क्या देना है, हमेशा एक दिशा क्या माननी है तुमको, प्लस, और एक क्या मानना है, माइनस। तो जो प्लस की तरफ जाएगा प्लस साइन के साथ, जो माइनस की तरफ जाएगा माइनस साइन के साथ। सवाल लिखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, a particle of mass small m moving with velocity small v, moving with velocity small v, collide head on elastically with another particle of mass 2m moving with velocity of mass 2m
moving with velocity v by 2, moving with velocity v by 2 in same direction, in same direction. Find their velocity. Moving with same direction. Find their velocities after collision. Find their velocities after collision. After collision. Full stop. Full stop. आगे लिखिए. If 2m is moving, if 2m is moving, if 2m is moving in opposite direction, if 2m is moving in opposite direction, opposite direction with speed v by 2, with speed v by 2, v by 2, full stop. Also find their velocity after collision. Also find their velocity after collision. Also find their velocity after collision. कितने सवाल हैं? दो. एक बार सेम दिशा है और एक बार बना लो, फटाफट करो. फार्मूले पे बेस्ड है. हेड ऑन है मतलब एक ही लाइन पे है. ओके. ये m है विद स्पीड v. ये कौन है? तो पहले सवाल में सेम डायरेक्शन विद स्पीड v by 2. बहुत. कोलिजन हो गया. v1 बताओ. एक दिशा क्या मानोगे? प्लस. एक क्या मानोगे? तो u1 भी किस में रखोगे और u2 भी किस में रखोगे? रखो बेटा. v1 फार्मूला क्या है? m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2, m1 प्लस m2 इंटू. सही है. वैल्यू रखो, आंसर अपने आप आ जाए. v1 इज इक्वल m माइनस 2 अपॉन 3 इंटू प्लस, फिर क्या आ जाएगा? प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 3 और यहाँ प्लस में v बाई. सही बेटा. सॉल्व कर डालो. तो यहाँ से आया v1 इज इक्वल टू क्या है? माइनस m बचा. m से m कट गया. माइनस v बाई 3. आगे क्या लग गया? प्लस 4. 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो m से m चला गया. प्लस 2v बाई. प्लस में आएगा ना. सॉल्व कर लो. प्लस में है माइनस में. प्लस क्या बता रहा है? m1 कोलिजन के बाद उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े. v2 कितना आ रहा है? पूरे चैप्टर में है कुछ नहीं, मैंने बोला ना. बस सिर्फ क्या याद रखना है आपको? फॉर कोलिजन ऐसे दिमाग में चले. v2 कितना आएगा? कैलकुलेट तो आपको करना ही पड़ेगा, वो तो हो जाएगा. ओके. v2 बराबर क्या लिखोगे? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2
प्लस 2 m1 m1 प्लस m2 इंटू, यही है बेटा। आइए V2 सॉल्व कर लेते हैं। m2 कितना है 2m माइनस m अपॉन 3 इंटू ना, अरे U2 कितना था V/2 है ना, प्लस 2 इंटू m अपॉन, और U1 कितना, अरे पागल है क्या, सॉल्व कर लो। तो मेरे ख्याल से ये तो m से m कट गया, प्लस v बाई क्या आ गया 6, और यहाँ भी प्लस आ जाएगा, m से m कट गया 2/3। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लीजिए, 6 एलसीएम ले लें, तो यहाँ क्या आ गया प्लस v और प्लस 4v, सही है, विच इज इक्वल टू प्लस 5v/6। तो प्योरली फार्मूले पे ही सवाल है, बस आपको ध्यान रखना है कि एक दिशा प्लस लेनी है, दूसरी माइनस लेनी। ठीक है, आज घर जाइए, आज आपको इतना क्या कर लेना है। दूसरा सवाल करो इसका पहले। अपोजिट है, अपोजिट का मतलब जो पहले इधर जा रहा था अब ये किधर जा रहा है, तो जो पहले प्लस v/2 था तो सब कुछ सेम रहेगा, जहाँ जहाँ तुमने क्या लिखा है प्लस v/2, वहाँ क्या लिखोगे। जरा करो सॉल्व, करके देखो, ऐसे मंडी नहीं हिलाओ, करो, कैलकुलेट करके ही जवाब मिलेंगे। कितना आ गया, बना दो सवाल। चलो, अब आपको क्या निकाल लेना है, V1, और क्या निकालना है, निकाल लेंगे भाई, चलो निकाल लीजिएगा, कल आएंगे, कल इसके आगे पढ़ना स्टार्ट। चैप्टर में कुछ भी नहीं है, जो सिखाया है बस उतना याद करके आए।